नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। प्रयागराज में अतीक अहमद को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अतीक अहमद पर दर्ज 9 मुकदमों में सरकार की रिवीजन अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। रिवीजन अर्जी मंजूर होने के बाद अब अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अतीक अहमद के मामलों में अब विवेचक शुरू करेंगे आगे की प्रक्रिया। फर्स्ट डिमांड अर्जी निरस्त किए जाने के बाद सरकार की ओर से रिवीजन पिटीशन दाखिल किया गया था। अतीक के वकीलों ने अभियोजन की ओर से दाखिल रिवीजन पिटीशन को निरस्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने अतीक अहमद के वकीलों की मांग को नामंजूर करते हुए ये आदेश दिया है। इन सभी 9 मुकदमे प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज हैं। डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरी ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि जो 9 मामले हैं उस पर जो रिव्यू पिटीशन था उसे एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सरकार की ओर से यह रिवीजन पिटीशन लगाया गया था, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेंगी। हालांकि इस मामले को लेकर अतीक अहमद की ओर से जो पक्ष रख रहे थे उनका ये कहना था कि इसे नामंजूर किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को निरस्त किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से आ रही है। अतीक अहमद को एक और बड़ा झटका एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट से लगा है। अतीक अहमद पर दर्ज 9 मुकदमों में सरकार की ओर से जो रिवीजन पिटीशन लगाई गई थी उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आलोक इस वक्त मेरे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, अतीक अहमद के नजरिए से देखें तो ये जो फैसला है ये मुश्किलों को कई गुना बढ़ा देगा। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले पुलिस ने रिमांड लेने की कोशिश की थी और रिमांड लेने की उनको मिल भी गई है। इसके बाद अब स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सरकार ने इनके 9 मुकदमे की रिवीजन अर्जी को दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो अतीक अहमद की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ गई है, ये यूं कहें कि कई गुना बढ़ गई है। अब जब इनकी रिवीजन अर्जी पर विचार हो गया है तो इसके बाद अब इनके ऊपर काफी विवेचना शुरू की जाएगी और विवेचना करने के साथ जितने भी इनके 9 मुकदमे दर्ज हैं धूमनगंज थाने में, उन थानों की पुनः से फाइलें खोली जाएंगी और फाइलें खोली जाने के साथ ही उनके ऊपर विशेष कार्रवाई की जाएगी। डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरी का कहना है कि अब अतीक अहमद किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे और पूरी तरह से उनके ऊपर घेराबंदी कर ली गई है और घेराबंदी करने के साथ ही अब उनको उत्तर प्रदेश में वापस लाने की तैयारी की जा रही है और जल्द से जल्द वो उत्तर प्रदेश वापस आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय गुजरात की जेल में अतीक अहमद बंद है। जी, और इस मामले में जो अतीक अहमद की ओर से वकील पेश हुए थे इस मामले पर, उन्होंने क्या अपना पक्ष क्या रखा था, किस पक्ष के आधार पर वो विरोध कर रहे थे इसका? जी, उनका कहना है कि अतीक अहमद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और उनकी शुगर भी काफी बढ़ी हुई है, इसके साथ ही ब्लड प्रेशर भी आई है, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश में न लाया जाए और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाए और रिमांड को कुछ दिनों के बाद पेश किया जाए जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने उनकी इस बात को नहीं माना और इसको निरस्त करते हुए सरकार की जो अर्जी है उसे मंजूर कर लिया है। इससे अब रिवीजन कोर्ट की ओर से अब रिवीजन किया जाएगा उनके 9 मुकदमों को और उनकी मुश्किलें अब काफी बढ़ जाएगी। जी, तो इसका मतलब जो बता रहे हैं कि इसके बाद अतीक अहमद को अगर कोर्ट मामलों को दोबारा से फैसलों को सुनेगी, देखेगी, तो हो सकता है कि अब तक जो कानूनी आधार पर अतीक अहमद बचने की कोशिश कर रहा था वो संभवतः खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस बार सरकारी पक्ष जब कोर्ट में जाएगा तो पूरे पुख्ता सबूत के साथ जाएगा। इस तरह से सरकारी अधिवक्ता हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत मौजूद है और पूरा पुख्ता सबूत होने के साथ ही जो हमारी बहस है वो काफी मजबूत है। जो अतीक अहमद के अधिवक्ता हैं उनका कहना है कि अभी हमको तैयारी करने के लिए कुछ समय और दी जानी चाहिए थी और उसके बाद ही रिवीजन अर्जी को पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने इसको नामंजूर करते हुए मुकदमे में सरकार के रिवीजन कोर्ट को मंजूर कर लिया है। तो इससे अतीक अहमद को अब झटका बड़ा लगा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक इस जानकारी के लिए। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक एथलीट मीट 2021 का आयोजन किया गया और इसके समापन के कार्यक्रम में राज्य के डीजी पुलिस
HC अवस्थी पहुंचे। 17 से 20 मार्च तक ये इस एथलीट आयोग का आयोजन किया गया था। एथलेटिक्स के यहाँ पर कार्यक्रम हुए जिसमें पुलिस के जो जवान हैं वो उन्होंने इस प्रतियोगिता में शिरकत की। लखनऊ खेल स्टेडियम में 69वीं पुलिस मीट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक शामिल हुए। DGP HC अवस्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 69वीं ये प्रतियोगिता है जिसका समापन हुआ। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला होने के मामले में जब न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर प्रसारित की तो हमारी इस खबर का असर हुआ और इस मामले में CMS के आदेश पर दोबारा से एक्सरे किया गया। और जब दोबारा से एक्सरे हुआ तो पूरा मामला ही पलट गया। दोबारा से एक्सरे के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले, क्योंकि पुराने मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो दोबारा से एक्सरे हुआ है उसमें जो पीड़ित है बीजेपी के कार्यकर्ता संजीव शर्मा, उनके जबड़े की जो हड्डी है, निचला जो जबड़ा है उसकी जो हड्डी है वो फ्रैक्चर मिला है। बीजेपी कार्यकर्ता संजीव शर्मा पर हमला हुआ था और जिला अस्पताल की रिपोर्ट पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिला अस्पताल की रिपोर्ट में किसी तरीके की फ्रैक्चर की बात नहीं थी। CMS ने एक्सरे के दोबारा परीक्षण के निर्देश दिए थे और अब ये 2 बार परीक्षण हुआ और 2 बार के परीक्षण में नतीजे 2 अलग अलग आए हैं। तो जिला अस्पताल में जो पहला परीक्षण हुआ था उसमें किस तरीके की चोट की बात नहीं कही गई थी और यहीं पर सवालिया निशान लग रहा है कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर जांच हुआ कि किसी शख्स के जबड़े में फ्रैक्चर है और रिपोर्ट नॉर्मल बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में जब न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर को प्रसारित किया उसके तत्काल बाद दोबारा से एक्सरे हुआ तो उस दोबारा के एक्सरे में ये तथ्य निकलकर सामने आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है संजीव शर्मा, उनके निचले जबड़े के हिस्से में फ्रैक्चर है। तो ग्रेटर नोएडा का ये मामला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला हुआ था। कुछ दबंगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला किया था और इस प्रकरण में न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर प्रसारित की, क्योंकि जो स्थिति थी पीड़ित की उससे लग रहा था कि इनको चोट लगी है, लेकिन जो पहली रिपोर्ट थी उसमें किसी तरीके की चोट की बात नहीं कही गई थी। बाद में CMS के दखल के बाद जब दोबारा से एक्सरे करवाया गया उसमें पीड़ित जो संजीव शर्मा हैं उनके निचले जबड़े का एक हिस्सा फ्रैक्चर था। तो ग्रेटर नोएडा का ये मामला है। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ था, उसके बाद न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हुआ, क्योंकि पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें संजीव जो पीड़ित है संजीव शर्मा, उनको किसी तरह की चोट की बात नहीं कही थी। ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। ललित, 2 बार टेस्ट हुए, दोनों के जो रिजल्ट हैं वो अलहदा रहे हैं। पहला, इसका मतलब जो पहला टेस्ट था वो पूरी लापरवाही पूर्वक अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है जो पहला टेस्ट था वो लापरवाही पूर्वक दिया गया या फिर सामने वाली पार्टी के साथ में मिली भगत करके उस टेस्ट का रिजल्ट चेंज किया गया। क्योंकि एक डॉक्टर जो कि एक्सरे को देखता है तो जबड़े में फ्रैक्चर है और उसको उसके द्वारा वो जबड़े के फ्रैक्चर को अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट मेंशन में करना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि हो सकता है सामने वाली पार्टी के मिला हुआ हो और इस वजह से उसके द्वारा उस मेडिकल रिपोर्ट में बदलाव किया गया हो। वहीं जब न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से हुआ तो प्रमुखता के साथ में दिखाया जाता है तो तुरंत ही CMS के एक्शन लिया जाता है और दोबारा रिपोर्ट मांगी जाती है। जब दोबारा रिपोर्ट उस मेडिकल एक्सरे की दोबारा रिपोर्ट आती है तो उसमें जो रियल फैक्ट जो जबड़े में फ्रैक्चर है वो सामने साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो वही उस रिपोर्ट के अंदर सामने आता है और उसके बाद में जो CMS की तरफ से मेडिकल जारी किया गया है। जी, तो इस मामले में अब क्या कुछ पक्ष आ पाया है कि आखिरकार ये रिपोर्ट 2 अलग अलग क्यों आए, 2 तरह की रिपोर्ट?
अभी तक यहाँ पर जो सीएमएस की तरफ से जो सिर्फ जानकारी यहाँ पर शेयर की गई है वो दूसरी मेडिकल रिपोर्ट शेयर की गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं अपने आप में ये चीज इस चीज की पुष्टि हो जाती है कि पहली बार जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई थी उसे लापरवाही पूर्वक कहा जा सकता है या फिर मिली भगत करके कहा जा सकता है। तो ये चीज तो अभी सीएमएस की तरफ से इसमें जो कार्रवाई होनी है, अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन देखने वाली बात है कि आगे सीएमएस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं दूसरी चीज कि जो पुलिस के द्वारा इस मामले में जो अब तक एक्शन लिया गया था वो सिर्फ 151 में उनका चालान कर दिया, चारों आरोपी हैं। लेकिन इसके बाद में जब ये मेडिकल में जो चीजों की पुष्टि हुई है उसके आधार पर तो जैसा डीसीपी सेंट्रल नोएडा के द्वारा बताया गया है कि मेडिकल के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। जी ललित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए बढ़ता है कि न्यूज़ वन इंडिया की एक और खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्रेटर नोएडा से ही ये खबर थी जहां पर हमने दिखाया था कि कैसे होटल में सेक्स रैकेट का कारोबार चल रहा है और हमारे इस खुलासे पर कार्रवाई भी तत्काल की गई। न्यूज़ वन इंडिया पर खबर प्रसारित करने के बाद नोएडा के पुलिस एक्शन में आई और न्यू क्राउन प्लाजा होटल पर छापेमारी की गई। इस दौरान 12 से ज्यादा युवक और युवतियों को पकड़ा गया। दनकौर थाना क्षेत्र में ये होटल चल रहा था और इसी होटल में देह व्यापार का धंधा हो रहा था। न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में ये जो काला कारोबार है वो क्या हुआ था, इस मामले में 4 कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। एक ड्राइवर को भी तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया। चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी रिपोर्ट भेजी जा रही है। ऊपरी अधिकारी को चौकी इंचार्ज के खिलाफ रिपोर्ट भेजी जा रही है। और ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में कैद हुआ था कि कैसे होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। कुछ है खाने पीने में? कुछ भी नहीं, कमरे हैं तो बनाना में तैयार है। हाँ, क्या रेट है उनका? फुल नाइट का 1100 रुपये, 1000 रुपये। कैसा फोटो फोटो में नाम की एंट्री करते हो जो आता है उसकी एंट्री करते हैं। हाँ, आप लोग घूमे अभी ना भैया? ये भाई साहब घूमे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, ये आप घूमेगा? ये नुमाइश में घूमे हैं फिलहाल। तुमने जो 1000 ले रही है, सही है? हाँ सही है। और हाँ सही है। आज एसीपी तृतीय ग्रेटर नोएडा के नेतृत्व में दनकौर क्षेत्र में मंडी श्याम नगर चौकी के अंतर्गत चीती गांव के पास स्थित न्यू क्राउन प्लाजा होटल पर दबिश दी गई थी, जिसमें देह व्यापार में संलिप्त 12 महिलाएं और 11 पुरुष, जिसमें वहां का मैनेजर भी शामिल है, उनको अरेस्ट किया गया है। ढेर सारी आपत्तिजनक वस्तुएं वहां से बरामद हुई हैं। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनको जेल भेजा जाएगा। इसमें पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है और प्रथम दृष्टया जो अब तक जांच में संलिप्त पाए गए हैं उसमें 4 कांस्टेबल, 1 हेड कांस्टेबल और ड्राइवर को तत्काल लाइन हाजिर किया जा रहा है। और निवर्तमान चौकी इंचार्ज जो परसों ही यहाँ से रवाना हुए हैं उनके विरुद्ध भी रिपोर्ट दी जा रही है और प्रभारी निरीक्षक दनकौर के विरुद्ध भी एडिशनल डीसीपी के द्वारा जांच कराई जाएगी। इनकी क्या संलिप्तता रही है, इनकी भूमिका क्या रही है। अगली खबर भी ग्रेटर नोएडा से ही है जहां पर एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर एक युवती को प्रेम के झांसे में फंसाया और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए और जब पहचान उजागर हुआ उसके बाद लड़की ने शिकायत की, एफआईआर दर्ज करवाया गया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये मामला सीधे सीधे जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक युवक ने अपनी पहचान यानी कि अपना नाम बदलकर अपना पहचान उसने छुपाया और लड़की के साथ उसने प्रेम प्रसंग की शुरू किया, प्रेम के जाल में फंसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि जब उस लड़के की सच्चाई लड़की के सामने आई तो लड़की ने तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कासना अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत हुआ था धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम का। SC/ST की भी धारा लगी थी जिसकी विवेचना ACP 3rd ग्रेटर नोएडा द्वारा की जा रही है। इसमें मुख्य अभियोग जो अभियुक्त था
वो फहजान मलिक और सोनू जिसने अपना भी बताया था, इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ललित, पूरा प्रकरण क्या है? लड़का है उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, ये जयकड़वी कासा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक युवक जो कि अपना नाम सोनू बता करके एक युवती के संपर्क में आया, उस युवती के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन युवती को अपनी पहचान तो सोनू ही नाम से वो बताता रहा। लेकिन जैसे ही युवती को पता लगता है कि उसका नाम सोनू नहीं बल्कि फैजान मलिक है, उसके बाद युवती के द्वारा तुरंत कासना पुलिस से संपर्क किया गया और कासना पुलिस ने भी इस मामले में विधि विरुद्ध परिवर्तन जो एक प्रतीक के अध्यादेश है उसके अंतर्गत ऐसा मामला दर्ज किया गया है। और यहाँ पर जो युवक है फैजान मलिक, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि SC/ST से संबंधित ये मामला है, क्योंकि युवती SC/ST से आती है तो SC/ST की धाराएं भी इसमें लगाई गई है। और ACP जो कासना ACP है उनको इस मामले की जांच सौंपी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका इस जानकारी के लिए। और इस वक्त मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर एक सनसनीखेज आरोप लगा है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर है परमबीर सिंह, जिन पर एक गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हर महीने 100 करोड़ की वसूली के लिए कहा था। पूर्व CP परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। पत्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गृह मंत्री ने सचिन वाजे से पैसे की बात कही थी। NIA की हिरासत में इस वक्त है API जो निलंबित है सचिन वाजे। एंटीलिया केस में उससे पूछताछ हो रही है और कमिश्नर की कुर्सी से परमबीर सिंह को हटाकर उनकी जगह पर दूसरे CP को मुंबई में तैनात किया गया। लेकिन अब जो खुलासा मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने किया है वो सनसनीखेज है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हर महीने 100 करोड़ वसूली के लिए कहा था। ये आरोप है महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर और इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई है। उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनको एक चिट्ठी लिखी गई है पूर्व पुलिस कमिश्नर की ओर से और आरोप लगाया गया है कि उन्हें 100 करोड़ की वसूली का कहा गया था। और इस वक्त इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य शख्स जो जांच के घेरे में है, आरोपों के घेरे में है, जहां पर हर सुई जिसकी ओर घूम रही है वो है सचिन वाजे। सचिन वाजे इस वक्त NIA की हिरासत में है, उसे निलंबित कर दिया गया है और उसके ऊपर अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एंटीलिया मामले पर यह पूरा प्रकरण शुरू हुआ था। एंटीलिया में के बाहर स्कॉर्पियो, फिर स्कॉर्पियो के मालिक की हत्या, उसकी मौत हुई है, उसे उनकी पत्नी हत्या बता रही है। उसमें भी अब सचिन वाजे की जान फंसी हुई है। और इन सब के बीच जो गृह मंत्री हैं उन पर गंभीर आरोप लगा है, क्योंकि गृह मंत्री पुलिस के बॉस होते हैं, मुखिया होते हैं। और गृह मंत्री का इस तरीके से आरोप लगना वो बता रहा है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से वसूली का खेल चल रहा था। और जब भी परमबीर सिंह के मामले की हो, परमबीर सिंह से जुड़ा कोई केस हो या फिर सचिन वाजे को लेकर कोई केस हो, अनिल देशमुख की ओर से हमेशा इनके बचाव में बात कही गई। लेकिन अब जाकर ये बात जो सामने आई है वो काफी गंभीर है और सनसनीखेज है। हर महीने 100 करोड़ की वसूली। वाहिद खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। वाहिद, क्या कुछ आरोप लगाया गया है, क्या कुछ कहा गया है उस चिट्ठी में जो पूर्व CP मुंबई ने लिखा है? धर्म मैं आपको बता दूं कि ये कोई एक छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरह का इतिहास में महाराष्ट्र के कभी नहीं देखा गया कि एक सीनियर ऑफिसर ने, जो कि DG रैंक के ऑफिसर हैं, उसने एक होम मिनिस्टर पे इस तरह का आरोप लगाया हो। इस चिट्ठी का अगर हम हवाला दें तो इस चिट्ठी में उन्होंने पूरा खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपया पर मंथ लेने की बात की है। और सचिन वाजे के साथ उन्होंने एक खुफिया मीटिंग की, जिस मीटिंग में पलांडे और उज्जवल जो कि DCP हैं वो भी मौजूद थे। इसमें परमबीर सिंह ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उन पर दबाव लगाया गया
कि 100 करोड़ की मतलब 1725 डांस बार्स, हुक्का पार्लर्स, डिस्कोथेक मुंबई के अंदर हैं और अगर इनसे वसूली की जाए तो 100 करोड़ रुपया पर मंथ हमें कमाना है। ऐसा निर्देश उन्होंने डीसीपी और एसीपी के साथ सचिन वाजे को दिया। परमवीर सिंह ने यह भी हवाला दिया कि तकरीबन 32 साल से वो पुलिस फोर्स पे हैं, लेकिन इस तरह का ह्यूमिलिएशन उनको कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं अनिल देशमुख को लेकर। ऑपोजिशन ने कमर कस ली है कि अब ये सरकार को घेरा जाएगा। अगर अनिल देशमुख की माने तो अनिल देशमुख साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये परमवीर सिंह का रिएक्शन है, उनको निकाला, उनको साइडलाइन किया गया कमिश्नर ऑफ पुलिस से, इसलिए वो रिएक्शन अब सामने आ रहा है और ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है उनके द्वारा। अगर हम बात करें एनसीपी की तो एनसीपी ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन हाँ कुछ ट्वीट हमें अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर उनके देखने को मिले जहां पर उन्होंने सिरे से निकाल दिया है इस तरह के आरोप को तरफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा गंभीर मामला मुंबई से निकल कर आया है, सरकारों के लिए भी, पुलिस के लिए भी। बढ़ते आगे, बागपत से अगली खबर है जहां पर तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।